इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एन ए, एन नॉट या एन को क्या बोलते हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 10⁻23। 1 मोल कोई भी क्वांटिटी होता है, एन ए के बराबर होता है। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। मोल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल डिवाइड, और वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 अगर ये लीटर में है। और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए लगाएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या रिलेशंस। 1 लीटर 1000 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 cc इज 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जो इसके कन्वर्जन है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻27 kg। वेट ऑफ 1 एटम, ए जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा इंटू 1 AMU। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज ए इंटू AMU इंटू 1 मोल एटम कितने होते हैं, Na, तो Na। अब 1 AMU का वेट जो है 1.67 10⁻27 इंटू अगर एवोगैड्रो से करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। मीन्स AMU जो होगा वो A ग्राम के बराबर होगा। वेट ऑफ 1 एटम AMU होगा और वेट ऑफ 1 मोल एटम A ग्राम होगा। देन आती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास एक और आता है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। ये भी क्या होते हैं, मोल होते हैं। अगर हमसे कहा गया है 2 ग्राम एटम, इट मीन्स 2 मोल ऑफ एटम। 2 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 10⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना होता है, ये आता है 96500 कूलम, जिसे 1 फैराडे कहते हैं, 1F। ठीक है। तो अगर हमें 1 मोल मैग्नीशियम का चार्ज Mg2+ का चार्ज चाहिए तो एक Mg2+ में होगा 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये 1 मोल है तो 1 फैराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल के लिए, तो ये आ जाएगा 2 फैराडे चार्ज। ठीक। नाउ गैसेस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर हमें ATM में लेना है, वॉल्यूम लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में। तो यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। देन रेशो बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं जिसमें मोल का रेशो अगर हमें दिया गया है तो हम वही रेशो मॉलिक्यूल के रेशो में यूज़ कर सकते हैं, वही वॉल्यूम का रेशो होगा। और वॉल्यूम का रेशो सिर्फ गैस के लिए यूज़ करते हैं, वही मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा। मोल फ्रैक्शन अगर हमारे कोई A सॉल्यूट है तो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, बिकॉज मोल अपॉन मोल कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के यूनिट को। और फिर आता है XA + XB + XC + XN, मतलब जितने भी हमारे पास पार्टिकल होंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास होता है जो कि नॉन इंटीग्रल होता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस इन आइसोटोपिक फॉर्म। जो एलिमेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं उनका एटॉमिक मास नॉन इंटीग्रल आता है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन 10-19% होता है, बोरोन 11-81% होता है। दैन बोरोन का एवरेज मास आता है 19 × 10 + 81 × 11 डिवाइड बाय 100 10.81 AMU। अब आता है परसेंट वेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट ऑफ A, जो भी एटम होगा, इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A के जितने एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में हमें कार्बन के लिए चाहिए तो कार्बन का मास है 612 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 है डिवाइड बाय टोटल मास है 180 इंटू 100, तो 40% कार्बन है। देन आता है परसेंट वेट ऑफ एटम इन अ सैम्पल ऑफ कंपाउंड। अगर हमारे पास कोई सैम्पल है जिसमें हमारा वेट चेंज हो सकता है 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम, तो हम परसेंट वेट किसी एटम का कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैम्पल इंटू 100। अब यहाँ पे हमें चीज़ नोट करनी है कि पहले हमने परसेंट वेट ऑफ एटम देखा था किसी 1 मोल कंपाउंड में, जैसे ग्लूकोज में हमने देखा था कार्बन का परसेंट वेट,
लेकिन और वो फिक्स था ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर सैंपल ऑफ कंपाउंड में देखना है, ठीक है। तो उसके जितने मोल होंगे उस सैंपल में डिवाइड बाय जितना सैंपल का वेट लिया है इनटू 100, मतलब ये वेरी कर सकता है, सैंपल के वेट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है, ये हमें सैंपल में फॉर्मूला लगाना है, और ये वाला था कंपाउंड के लिए जो कि फिक्स 1 मोल का होता है, ठीक है। देन आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट टेल्स अबाउट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल बेंजीन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N, मतलब यहाँ पे N क्या है 6 है। तो अगर हमारे पास मोलर वेट 78 है बेंजीन का, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे तो 12 + 1 13 है, तो N की वैल्यू आती है मोलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो वेट आ रहा है, तो वो 6 है। अब इस 6 को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन आता है लिमिटिंग रिएजेंट, स्पीशीज विच कम्प्लीटली कंज्यूम्स इन रिएक्शन, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट हम क्या करेंगे, गिवन मोल को बैलेंसिंग मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर गिवन वेट को बैलेंसिंग वेट से डिवाइड करेंगे, गिवन वॉल्यूम को बैलेंसिंग वॉल्यूम से। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी कभार वॉल्यूम दे रखी होती है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम इसका ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करके मास निकालेंगे, देन मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का रिलेशन सिर्फ गैसियस फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 गैसियस + 3H2 गैसियस जो बनाता है 2 अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन होगा, 2 मोल अमोनिया। अगर ये 1 लीटर है तो ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, 1 ml, 3 ml, 2 ml। अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये 3 वॉल्यूम एंड दिस इज़ 2 वॉल्यूम। लेकिन अगर एग्जाम्पल में नाइट्रोजन 30 लीटर है और हाइड्रोजन 30 लीटर है, तो 30 डिवाइड बाय 1 30 हो गया, और 30 डिवाइडेड बाय 3 10, मतलब ये वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कम आती है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। A% वेट बाय वेट मतलब क्या होगा, 1 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। A% वेट बाय वॉल्यूम कहीं लिखा होगा, उसका मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ml सोल्यूशन में। A% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज A ml सॉल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। तो याद रखना ये ग्राम और ml में होती है वैल्यूज़, जब भी वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले रिलेशन आते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे याद रखना है वॉल्यूम सॉल्यूशन की लेनी है हमें, वो भी लीटर में। तो यूनिट आता है मोल पर लीटर, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड। मोलैरिटी ऑफ प्योर लिक्विड का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर वेट। तो डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर ml में लेनी है यहाँ पर, और मोलर वेट भी ऑब्वियसली ग्राम में लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोलैरिटी प्योर लिक्विड की डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। नाउ फॉर प्योर वाटर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1, डेंसिटी क्या होती है 1 वाटर की इंटू 1000 डिवाइड बाई 18, दैट इज़ 55.5 मोल पर लीटर। ये वाली इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, याद रखनी है। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वेयर सॉल्यूट इज B एंड सॉल्वेंट इज A, मोलैरिटी क्या होती है XB/D इंटू 1000 डिवाइड बाई XB/MB प्लस XA/MA। ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और डेंसिटी फिर से ग्राम पर ml में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट and its unit is mole per kg. In terms of mole fraction of solute, mole fraction of solute is equals to molality upon molality plus 1000 upon molar weight of solvent, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोलर वेट सॉल्वेंट का लेना है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू XB इंटू 1000 डिवाइड बाई XA/MA। X क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नीट 2023 में हमारे पास आया है, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर डेंसिटी फिर से
ग्राम पर ml में, ठीक है ना। बस लॉज आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोइजर ने दी थी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और एनर्जी मास में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोस्ट ने दी थी, जैसे कि अगर वाटर बना रहे हैं हम H2O2 से बना रहे हैं तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 है, और H+OH- से भी बना रहे हैं तभी 1:8 है, मतलब irrespective of the source it ratio is same. It is not valid for isotopes. Now law of multiple proportion, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें एक एलिमेंट का अगर फिक्स मास होता है तो दूसरे एलिमेंट का मास का रेशो सिंपल रेशो होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का मास फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे लिया 16 तो ये CO बन गया, और यहाँ पर CO2, तो इनका रेशो आ जाएगा 16:2 32, दैट इज़ 1:2 ऑक्सीजन का, ठीक है। सिमिलरली SO2 SO3 NO NO2, लेकिन अगर N2O NO2 लेंगे तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन भी फिक्स नहीं है और ऑक्सीजन भी फिक्स नहीं है, किसी एक का मास फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, जब एक एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, जैसे एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन मीथेन बना रहा है और दूसरी बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, मास रेशो कितना है, यहाँ पे 4 ग्राम है और यहाँ पर 32 ग्राम है, तो जो रेशो आ गया 1:8। और जब ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, वाटर बनाते हैं, तब भी HO का रेशो 1:8 रहता है। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, ठीक है, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम के, ये होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। या फिर हम इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज ऑलवेज 22.4 लीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट आती है गे-लुसैक्स लॉ, एट सेम वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों ही लॉज को हम देख सकते हैं PV = nRT। जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, ठीक है, और जब यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बिकॉज मोल्स डायरेक्ट जनरली कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये दो लॉस इसलिए एक साथ लिखे हैं बिकॉज कभी कभार इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन दोनों में। नाउ नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट देखते हैं, जो कि होता है मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी, ठीक है। अगर एसिड के लिए देखेंगे तो मोलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी या फिर एन फैक्टर। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, एसिड के लिए हम बेसिसिटी लिखते हैं और बेस के लिए हम एसिडिटी लिखते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एसिडिटी लिखते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बेसिसिटी। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में अपोजिट लिखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एन फैक्टर है, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ एसिडिक HF HCl एन फैक्टर क्या होगा 1, और जैसे हमारे पास है H2SO4 तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है उसी को हम एसिटिक एच कहेंगे, इस वाले को नहीं कहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, बट कार्बन इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं माना जाएगा और ये वाला माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ये वाले P ब्लॉक में भी आ जाते हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ आपको याद होने चाहिए। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कहते हैं, H3PO4, इसका इनफैक्टर 3 होता है। इसका स्ट्रक्चर है 1 2 3, जो ऑक्सीजन से अटैच हैं वो तीनों ही इसके एसिडिक एच हैं, तो ये 3 हो जाएगा। फिर आता है H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में ये स्ट्रक्चर है इसका, तो 1 2 3 4 इसका इनफैक्टर हो जाएगा, 4 एसिडिक एच है। फिर आता है H3PO3, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें 2 एन फैक्टर है, ठीक है। इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं आप, जहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस है मतलब वहाँ पे O आएगा तो वो फॉस्फोनिक एसिड है, जहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस है वो फिर से वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है।
H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एन फैक्टर 1 है, ठीक है। फिर आता है H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका एन फैक्टर 2 है, ठीक है। देन हमारे पास इनर रिएक्शन एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एसिड के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड और बेस के लिए नंबर ऑफ OH रिप्लेस्ड। फॉर एग्जांपल H3PO4 NaCl से रिएक्ट करता है, Na2HPO4 प्लस वाटर बनाता है, तो यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 1 है, मतलब कितने रिप्लेस हुए, 2 रिप्लेस हुए, तो यहाँ पर एन फैक्टर 2 आएगा। अब हम यहाँ पे एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पे मोलर वेट इसका लेंगे 98 डिवाइड बाय एन फैक्टर 2, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, ये होता है मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर या फिर एसिडिटी, ठीक है, जैसा पहले बताया था। नाउ एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप, जैसे LiOH एन फैक्टर 1 हो जाएगा 1 OH, MgOH होल ट्वाइस 2 OH ग्रुप में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। आयंस के लिए कैसे देखेंगे, इसका एन फैक्टर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, ठीक है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पर Li प्लस K प्लस Cl माइनस 1 चार्ज है तो एन फैक्टर 1। सिमिलरली Ca2 प्लस कार्बोनेट, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2, Al3 प्लस PO4 माइनस 3 इसका 3, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज आइदर ऑफ केटायन और एनायन, मीन्स जैसे कि कैल्शियम CaCl2 है तो इसमें एन फैक्टर 2 है, ठीक है, बिकॉज Ca2 प्लस और 2Cl माइनस टोटल चार्ज 2 का आ रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखेंगे Al2SO4 होल्सराइज तो यहाँ पे 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस 2, तो इसकी अकॉर्डिंग चार्ज देखेंगे तब भी कितना है 6, और इससे भी देखेंगे तो 6, किसी एक पर चार्ज देखना है, ठीक है, तो एन फैक्टर आ जाएगा 6। नाउ हम देखेंगे डबल सॉल्ट के लिए। डबल सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट सॉल्ट देन एन फैक्टर ऑफ सेकेंड सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं उन सब के एन फैक्टर को ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे KCl MgCl2 6 वाटर, ये होता है कार्बोनाइट, ये आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, तो इसलिए सॉल्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है इसका एन फैक्टर, इसका KCl का 1 MgCl2 का 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 3, ठीक है। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एन फैक्टर हाइड्रोजन का H2 का, ठीक है, ये 2 होता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा दिस मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है 4 तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। तो याद रखना है H2 का एन फैक्टर होता सही इक्विवेलेंट वेट होता है 1 ग्राम और O2 का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम, ठीक है। नाउ अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY देखना है तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बैलेंसिंग मोल से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने X और Y को कंसीडर नहीं किया। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम 2 प्लस और CO3 माइनस 2 में ब्रेक कर सकता है, तो कैल्शियम 2 प्लस पे 2 का चार्ज है तो इसका एन फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट 40/2 20 ग्राम। सिमिलरली इसका 60/2 30 ग्राम। और अगर सॉल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किसी एक का टोटल चार्ज तो +2 है, ठीक है, और +2 से ये 100/2 50। अब हम देख सकते हैं 50 = 20 + 30 है, ठीक है, वही यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन। अगर हमारे पास XA + YB ZC + WD कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट ऑफ A होंगे वो इक्विवेलेंट ऑफ B के बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ C इक्विवेलेंट ऑफ D। यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करते हैं बैलेंसिंग मोड पे। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, क्या होता है मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेट अपॉन मोलर वेट मोल होता है तो यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये होती है लीटर में, ठीक है। अब ये इसका यूनिट हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इक्विवेलेंट कितने हैं हमारे पास, मोल इंटू एन फैक्टर, यहाँ से हमने देखा, और वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी। अब हमें पता है मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अलग अलग फॉर्मूले जो कि इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए होते हैं, ठीक है।
पहला है मोल इनटू इन्फेक्टर, जो कि फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है मोल नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नेक्स्ट यहाँ से हम देख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नॉर्मल ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर है, तो इसे क्या करते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये वाले इंपॉर्टेंट रिलेशन इसलिए हैं बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट आएंगे आपके। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूले यूज होंगे। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। और चार्ज डिवाइड बाय फेरेडे 96500 कूलम चार्ज, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।